इत्तेफाक समझ लीजिए कि मैं कभी इंडिया का शौक नहीं हुआ। फिल्म फेयर अवार्ड में उमर शरीफ ने किया बड़ा अच्छा। काल कोठरी मेरे लिए खोल दी उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो वो दो इधर रखे मैं, दो उधर रखे मैं। वो रखते ही इसलिए कि ये दोनों मुखालिफ हों और मैं लड़वाऊँ और फिर वो रेटिंग मिले और वो सारा कुछ हो और फिर आखिर में फिर वो चले अगर कभी महविश हयात से मुलाकात हुई तो उनसे पूछेंगे सदारती अवार्ड लेने का क्या तरीका आप लड़वाओगे मुझे। है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं देखता हूँ वो लोग जिनके रवैये बदल गए हुए होते हैं, यानी कि इंसानी रवैये जो अब नॉर्मल हो गए होते हैं, जो लोगों को तंग कर रहे होते हैं, मैं वो देखता हूँ। आज जो मेरे गेस्ट हैं, उनका ताल्लुक भी इंसानी रवैयों से है। कुछ इंसानी रवैयों को वो देखते हैं, फिर अपने ऊपर तारी करके लोगों को भी दिखाते हैं, या जब वो एक डायरेक्टर के रोल में होते हैं तो उन्हीं रवैयों को मुख्तलिफ़ किरदारों में इंस्टिल करते हैं और आपको पर्दा स्क्रीन पर दिखाते हैं। और वो बहुत अहम इसलिए हैं क्योंकि उनका ताल्लुक वहाँ से है जो एक्टर के लिए नर्सरी होती है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में। पीटीवी और स्टेज और इन दोनों जगहों पे ही हैज़ रूल्ड। जुल्करनैन हैदर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अमूमन हम थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं अपने सवालों को और सख्त या सीरियस सवालों पे एंड पे आते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बता रहा था, एक सऊदी अरब में मेरा एक दोस्त है ईएनटी स्पेशलिस्ट, उसने एक सवाल पूरा फ्रेम करके मुझे व्हाट्सएप किया और मैं उसी तरह पूछूंगा कि जब हम छोटे होते थे तो रीजनल सेंटर से रोज़ शाम को हर डिफरेंट रीजनल कैपिटल सेंटर से एक ड्रामा आता था और हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि आज पेशावर सेंटर से आएगा, आज कोयटा सेंटर से आएगा, आज कराची सेंटर से आएगा। और वो एक एमलगम होता था, एक नया कल्चर देखेंगे, एक नया ड्रेस का पैटर्न होगा, लोगों के रवैयों का पैटर्न होगा, और उसने शायद बहुत अरसा तक कौम को जोड़ा भी हुआ था। तो वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, कहाँ गया वो एक कॉम्पोजिट कल्चर पीटीवी का? वो जो ख्वाब थे तमाम, वो जो ख्वाब थे तमाम, वो सब हवा हुए। वापस नहीं आएंगे। नई नस्ल के लिए वो कॉम्पोजिट कल्चर नहीं आएगा तो दूरियां तो बढ़ेंगी। मीडिया का एक रोल होता है। वक्त लौट कर नहीं आ सकता। मैं अक्सर सोचता था कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। सर। अब जब बच्चों की आवाज़ आती है कि बाबा आपको क्या पता, हम्म। ये हर घर की आवाज़ है। हम्म। हर घर से माशाल्लाह। और बच्चे हमसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है। इंक्लूडिंग यू। माशाल्लाह आपने मेडिकल के उससे हैं आप। तो वक्त के साथ साथ जो ना चले ना वो फिर पीछे रह जाता है। हम्म। तो मैं ये तो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं पीछे रह गया हूँ, सर। लेकिन कोशिश ये होती है बहुत सारी चीज़ें जो अब या जब भी नौजवान नस्ल होगी, हम जब थे तो हमसे हमारे जो सीनियर्स थे, सर। मिसाल के तौर पे कमाल अहमद रिजवी साहब, सर। अतर शाह खान साहब, अनवर मकसूद साहब, ये तमाम वो नाम लिए हैं मैंने जो मुझसे सीनियर थे। तो वो अक्सर हमें हमारी कोताहियों या गलतियों पे वो टोक दिया करते थे। हमें बड़ा अच्छा लगता था। बाज़ दफ़ा मैं जानकर गलती करता था, उनके पास टाइम नहीं होता था बताने के लिए, तो मैं जानकर ऐसी गलती करता था वाह। कि वो चिढ़ के फिर उनको बताना पड़ जाता था कि ये यूँ नहीं, यूँ होता है, ये यूँ होता है, यूँ किया करो, यूँ किया करो। तो बाज़ दफ़ा असातिज़ा से चीज़ छीननी छीननी पड़ती है। पड़ती, ऐसे ही है। वो अपनी उलझन में आपको इतना टाइम नहीं दे सकते। तो मेरी ये साइकी थी हम्म। कि अगर मैंने कोई बहुत टेढ़ी बात मैंने पूछनी हो तो फिर वो अगर नहीं बता रहे या वो चार लफ्ज़ों में बता दे तो जो मेरी समझ में नहीं आई, तो ऐसे। फिर मैं ऐसी हरकत करता था, ऐसा सवाल करता था, ऐसी फुटवर्क जो है, ऐसी प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ कर देता था, तो वो फिर वो लेक्चर देते थे हम्म। और मैं फिर वो हासिल कर लेता था उनसे वो जो मुझे लेना चाहिए था। हम्म। तो अब शायद हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे खाइफ होते हैं। वो कहते हैं कि भाई बाबी लोग हैं। हमें सब आता है, हमें सब पता है। तो वो बोलते रहेंगे और वो हम बताते रहेंगे, लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो ये सर फ़र्ज़ है। हमारा पीटीवी तो मैं हमारा पीटीवी इसलिए कहूँगा कि आपने तो उस पे काम किया जी, माय और होम स्टेशन, आपका होम मदर स्टेशन, इंस्टीट्यूट। लेकिन मेरी नस्ल ने, या मैं अपनी ज़ाती बात भी करूँ, नस्ल की बात ना करूँ, मेरी मौसीकी, जो मैं मौसीकी सुनता हूँ उसमें मैडम बड़ी ऊपर हैं, और मैडम की कंडीशनिंग हमारी सिवाय पीटीवी के, हम वो फ़िल्में नहीं देखते, वो फ़िल्मों के गाने नहीं सुनते, हमारे लिए सिर्फ़ वो पीटीवी का तरन्नुम प्रोग्राम है। तो पीटीवी हमारा है और हमारा था, बिल्कुल हमारा है, हम हमारा सबका। पीटीवी पीछे क्यों रह गया? वो जो कंपोज़िट कल्चर लेके पीटीवी चल रहा था, वो और कोई नहीं चल सकता। अब आप आपके दोस्त ने जो सवाल किया था वो ये वो है। वो यही था कि वो जो कंपोजिट कल्चर, एक हर कैपिटल से एक ड्रामा आ रहा है, और हमें पिंडी में बैठे हुए कोयटा सेंटर का भी मिल रहा है, पेशावर सेंटर का भी मिल रहा है, कराची का भी। सारे रंग इस हमारी, हाँ, कल्चर हमारा, हम हमारी। कंपोजिट कल्चर लेके चल रहे थे, जो हमें एज अ बच्चा हमें पता था कि यार ये पेशावर सेंटर से है तो ये एक अटायर होगा, कोयटा सेंटर से है तो ये एक अटायर होगा। अब के बच्चों को तो वो ठप्पा एक लगा हुआ है, वो बेक होके एक्टर्स के चेहरे मेकअप से निकलते हैं, वही हर चैनल पे वही बम्बार्डमेंट है। तो ये ये कहाँ रह बेटा, गया? अगर बड़ा ठहर के और सहम के बात करनी पड़ती है, क्योंकि 2 मिनट में कोई बात अगर इमेज लोगों में अच्छा होता है सर तो वो फ़ौरन ही वो वायरल कर देते हैं। तो अब ये दौर ब्रांड का है, हर चीज़ ब्रांडेड। खुदनुमाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी कोई भी चीज़ अगर आप रिकॉल करो, हमारी क्रिकेट वो नहीं रही, सर हमारी हॉकी वो नहीं रही, सर हमारी पहलवानी, बड़ा नाम था पाकिस्तान के पहलवानों का, वो नहीं रहा, हमारी फोक म्यूज़िक वो नहीं रहा, हमारे सिंगर वो नहीं रहे, हमारी फिल्में जो थी भी वो नहीं रही, और फिल्में नहीं रही तो म्यूज़िक नहीं रहा, म्यूज़िक नहीं रहा तो सिंगर नहीं रहे, सिंगर नहीं रहे तो सुनने वाले भी नहीं रहे। अब एक आम जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ अपने हम असरों में, साथियों में, अपने कुलीग्स में देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई भी चीज़ परवरदिगार ने ऐसी रहमत की हुई है कि कोई भी चीज़ की कभी कमी नहीं रही, लेकिन उसको यूज़ करोगे तो होगी नहीं। सिंगर से लेकर फास्ट बॉलर तक, एक उठाओ चार मिलते तो हैं। वो अब एक वो हो गया है कि अगर आप इंडिया में जाएं और इंडिया का अगर आपने स्टैंप लगवा दिया है तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। यस बढ़ गई, फिर आपकी पेमेंट भी बढ़ गई, हाँ, फिर आप वायरल भी हो गए, इट्स ऑल अबाउट मनी। फिर आप फलाना भी हो गए, फिर फलाना भी हो गए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में प्लेस किए हैं, वन मैन शो किए हैं, फंक्शन किए हैं, अपने नेशनल डेज पे मैं गया हूँ, अमेरिका में शो किया, 1 लाख का क्राउड था, न्यूयॉर्क में किया वो, इबरारुल हक साहब भी थे और भी लोग, बड़ी एक जो टीम जाती। ऐसे ही। तो लेकिन मैं आज तक इंडिया नहीं गया। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं है या मेरा शौक़ नहीं है या कोई मुझे वो बहुत मैं मुहिब्बुल वतन हूँ या मुझे उनसे दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। इंडिया में बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं और इंडिया में हमारे भी पसंद करने वाले, ऐसे ही हमें है। पसंद करने वाले, ऐसे ही है। जब हम कनाडा जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या मिडिल ईस्ट जाते हैं तो हमें बड़ा प्यार मिलता है, वो सारे वहीं के होते हैं। ऐसे ही है। इत्तेफाक समझ लीजिए कि मैं कभी इंडिया का शौक नहीं हुआ, या शौक हुआ तो मेरा दिल चाहा कि कोई ऐसा मेरा मेज़बान होस्ट हो जो हमारे हमारे ही उसका हो। मकसद गुलजार साहब हैं, वाह मैं उनका फ़ैन, वाह राज कपूर साहब थे, वाह। उनसे बहुत कुछ सीखा। दिलीप साहब का तो वो तो हमारे ही थे, राज कपूर साहब भी पेशावर से थे। पेशावर से थे ऐसे। तो इसी तरह रफ़ी साहब भी हमारे लाहौर के ही थे। ऐसे ही। तो मेरा मकसद ये है कि इत्तेफाक समझ लीजिए कि मैं वहाँ नहीं जा सका, लेकिन अब मसला जब मैंने देखा ना कि एक स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए, अब वहाँ के कुछ शोज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, उनके शोज़ हैं तो वो शोज़ हमारे जो ड्रामे स्टेज प्लेज़ हैं, मेरी उमर शरीफ मेरे बचपन का दोस्त है। जब हमने उस पे उमर साहब पे भी बात करेंगे। जो जब जब हमने ज्वाइन नहीं किया था शोबिज़, जब से दोस्त हैं। अच्छा। और मोइन भाई हमसे सीनियर थे, मोइन भाई हमसे पहले थे। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि
वो भी जाते रहे और होता रहा। और हमारा ये एहसास है कि दिलीप साहब ने जब शो अपना अरेंज किया तो उन्होंने मोइन भाई को कंपेयर यहाँ से बुलाया। फिल्म फेयर अवार्ड में उमर शरीफ ने किया बड़ा अच्छा। तो मेरा मकसद ये है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया जाऊं, और अब भी इंशाल्लाह कभी चक्कर लगेगा। सर मैं मेरी भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, दोनों इकट्ठे प्लान करते हाँ, हैं। लेकिन मेरी ये है कि मेरा होस्ट मेरे इससे रिलेटेड हो, गुलजार साहब हों। मैं फ़ैन हूँ इरफान खान का, नाना पाटेकर साहब का। उनका एक अलग स्टाइल है, बिल्कुल ऐसे वो ही। चाहे वन स्टाइल है। सर वो तो इस तरह यहाँ वहाँ के लोग, यहाँ के बहुत से लोगों को, क्योंकि ज़ुबान एक है, कल्चर एक है, एक्टिंग का तरीका बहुत सारे एक हैं फिल्म। तो मैं जब कराची में शूट कर रहा था, लाहौर आया तो मुझे बताया कि जी वो ओमपुरी साहब आए हुए हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते थे। तो उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया था, शाह खान साहब का और आपका। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से हमें बुलाया जाए, तो फिर तो मैं खुशी से जाऊँगा। तो ज़रूर इंशाल्लाह वो टाइम आएगा कि इस खत्ते में भी अमन व अमान होगा। और लेकिन बड़ी दफ़ा बुलाया गया है, तो वो मुझे तरीका नहीं ठीक नहीं पता था। था कौन बुला रहा है, तो मैं इसलिए मैंने ज़रा एहतियात की। सर चले इंशाल्लाह इस पे भी होगी बात। सर वापस आते हैं हमारे सर्कल की तरफ। आपने बहुत सा काम अभी प्राइवेट चैनल्स पे भी किया है। जी, मुझे ये बताएं, टीवी वन पे किया, एक्सप्रेस पे किया, कोई प्राइवेट। चैनल ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जिसमें मैंने नहीं आपने ना किया। किया हो। तो एक वो है जो हम ओवर द कॉफ़ी और टी क्रिब बराए क्रिब करते हैं कि जी प्राइवेट चैनल्स पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा, हुँ, अच्छा काम नहीं हो रहा। हुँ। ये बताएं कि प्राइवेट चैनल्स पे अच्छा काम हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें नज़र नहीं आ रहा। वो जो मनी मेकिंग की रेस है उसमें कुछ पोर्शन है जो अच्छे काम का भी है और जो आर्ट के लिए भी हो रहा है, लोगों के लिए भी हो रहा है, या सारा प्रोड्यूसरों की जेबें भरने के लिए हो रहा आप लड़वाओगे मुझे। है? बच्चों से नाराज़गी करवाओगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैस कम्युनिकेशन के बच्चों को लेक्चर भी दिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिया है, बीकन में भी सर लेक्चर दिया है, सर और एफसी यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिए हैं। एक बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। सर जो जो मैं खामखा तारीफ़ नहीं कर रहा, और नई सोच, नए खून, नया ब्लड, नई उमंगें पुरानों को हटाने के लिए ही आती हैं, किसी भी फील्ड में भी हो। ऐसे ये ही तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे ही है। एक बड़ा घिसा पिटा सा जुमला है कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बेअदब बदनसीब। ऐसे ही। फिर हमारे यहाँ असातिज़ा को मानना ख़त्म कर दिया गया। आर यू एग्री? ऐसे ही है सर, हर फील्ड में ऐसे ही है। अच्छा, उस्ताद कुछ आपको कुछ कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैंने कुछ किसी को इंट्रोड्यूस कराया है तो मैंने बड़ा तीर मार लिया है। मैंने तो कभी कभी गिना ही नहीं है, जब तक उन्होंने खुद नहीं कहा। किसी को पता भी नहीं है कि मैंने कौन कौन से फीमेल मेल को और आज कहाँ कहाँ मैंने उनको। बहरहाल, ऐसे ही है। तो मकसद सिर्फ ये है कि जो ट्यून करता है ना, उस्ताद सिर्फ ट्यूनिंग करता है। आप समंदर में अगर हो ना, तो समंदर में एक कुतुब होता है, सर उसके बगैर आपके चारों तरफ पानी है। ऐसे ही। वो सिमत का तयन करता है कि आपने कहाँ जाना है। मशरिक आपके राइट है, मगरिब आपके राइट है, शुमाल आपके फ्रंट पे है, जनूब है। अब आपने मैप आप सामने रखा होगा, मैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कुतुब के बगैर तो उस्ताद कुतुब का दर्जा रखते हैं। सर तो एक आर्टिस्ट और अच्छे आर्टिस्ट में फ़र्क ही उस्ताद की डायरेक्शन का होता है ना। अब आप कितनी भी अपनी परफॉर्मेंस कर लें, या राइटिंग कर लें, या डायरेक्शन कर लें, या आप शोज कर लीजिए, जो देखने वाला है ना, वो देखेगा कि उसामा में ये क्वालिटी भी है, ये भी है। वो उसको सिर्फ टच करेगा, आपको सिर्फ गाइड करेगा कि भाई ये चीज़ रखा करो, ये किया करो। तो वो अब हमारे बच्चों में मुश्किल हो गई है। सर फिर जो डिफरेंट काम है ना, मक्खी पे मक्खी मार के पैसे कमाने का जो कुलिया है, आज से 25 साल पहले, हम उस पर थोड़ी सी बाद में भी बात करेंगे, आप एक डिफरेंट आइडिया हॉरर का लाए।
कॉमेडीज़ में नई चीज़ें पीटीवी पे हम देखते थे कि एक तजर्बे बहुत हो रहे थे, लोग बड़े ब्रिलियंट थे। अभी जो एक कुलिया है कि इसी पे ड्रामा बनेगा, ये सास बहू की स्टोरी होगी, चाहे सोप बनाना है, चाहे 13 किस्तें हैं, चाहे 26 किस्तें हैं, ये चलता है, इसकी रेटिंग आती है। उससे हट के कोई रिस्क लेने को, काम करने को तैयार है? आप शायद मुझसे मिस हो रहा हो, आपको हो ड्रामास बन रहे हैं डिफरेंट भी? बेटा बात ये है कि आपका कैनवस कितना है, आपकी स्टडी कितनी है, ज़रूरी नहीं है एजुकेशन वाइज हो। एक्सपोज़र होता है, आप जी, हम तो ऑब्जर्वर है ना, ऐसे ही है। हम तो देख के वो तो मैंने करते शुरू हैं। में बता दिया ना, इंसानी रवैया आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। जी जी मैं जी। अपने मकसद के लिए, आप अपने मकसद के अब मिसाल के तौर पे एक ड्रामा था मासूम सीरियल कोयटा से, लिए। वो कोई 50-100 के करीब चला वो। तो मैंने उसमें एक लिखा था कि मेरे बहनोई से मेरी लगती है, तो उसी में कॉमेडी थी। मैं मासूम, मेरा रोल कॉमेडी था। तो वो जो है वो ब्लड पे था वो, तो सब्जेक्ट वाइज मैं चूज कर लेता था कि बच्चों को इस दफ़ा किस चीज़ पे क्या करना है। तो ब्लड पे था, तो मैं वो डोनेट करता हूँ ब्लड। फिर तो वो तो मैं कहता हूँ कि मैंने तो दे दिया, तो ये बहनोई से भी लो। वो बहनोई के पास जाते हैं कि जी आपके साले ने दे दिया है तो आप भी दीजिए। तो वो कहने लगे कि ब्लड नहीं दूंगा। वो कहने लगे क्यों नहीं देंगे, ये तो वजह बता दीजिए। तो वो ये कहते हैं कि मेरा फलां, मैं हूँ, खान हूँ या शेख हूँ या चौधरी हूँ या फलाना है, तो मेरा ब्लड पता नहीं किस आप रिएक्शन ही ना हो जाए किसी को नहीं, इतना। मेरा मकसद है कि आप किसी छोटे हाँ, वही जब है। उनकी नज़र में जो है हाँ, तो वो आप लगा दोगे। तो मैं तो ये बता, पैसे आप जितने चाहिए ले लीजिए। इतना आला वरफा खून किसी छोटे बंदे को ना लग अच्छा, जाए। मेरी भांजी, मैंने एक एक एपिसोड में मैंने वो पतंगे पतंगे दुकान खोली है। वो शाम में पतंगे लेके छत पे चली गई और उसने उड़ाई और वहां से वो गिरी, तो उसको चोट लग गई और उसको ब्लड की जरूरत पड़ गई। अब बहनोई मेरा जो है परेशान है, तो वो गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा कि जी वो आप ब्लड चेक करा दे। तो ना माँ से मिलता था, ना बाप से मिलता था, ना मामू से मिलता था। ये मैंने उसमें क्या, आपको जो बताने का मकसद ये था कि ये एक दिया, वो बाद में वो पछताया, उसने अफसोस किया और ये किया। तो लोगों को एक बच्चों को एक अवेयरनेस देनी थी कि ये तो एक मखसूस टाइम पे रेड सेल होते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप डोनेट कर दें तो किसी की जान बच सकती है। तो मैं बाहर निकल रहा था टीवी स्टेशन से, कोयटा से, तो वो एक खातून अच्छी ग्रेसफुल थी। एक्सक्यूज मी जुल्करनैन साहब। मैंने कहा जी। तो कहने लगी कि मैं बलूचिस्तान की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मैं उसकी वो हूँ चांसलर, वाइस चांसलर। वाइस चांसलर। तो मैं आपका प्रोग्राम शौक से देखती हूँ। उन्होंने जो तारीफ़ें की, उन्होंने, मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। कहने लगी रात आपने जो प्रोग्राम चला वो मैंने देखा, उसमें आपने दिखाया कि ना माँ से मिलता है ना बाप से मिलता है। मैं कहा जी। कहने लगी कि दिस इज़ रॉन्ग। अब मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने कहा जी बात ये है कि मैं सिंपल बीकॉम किया है मैंने, और मेरा मेडिकल से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं ये। कहने लगी आपका मैसेज इज़ ओके, नाइस, लेकिन यहाँ पर और भी तो है ना मैनेजमेंट आपके स्क्रिप्ट। टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी रिसर्च टीम होती तो शायद इसको हाँ, तो वो रेक्टिफाई कर। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर भी तो होगा हाँ। वो तो। बहरहाल, अब मैं फिर फ़ौरन भागा। मैं जाके प्रोड्यूसर साहब से कहा, मैंने कहा इससे वो तो वो जीएम से मिलने के लिए गई। तो एक प्रोग्राम आता था अपनी बात, वो वीकली वो बताते थे कि जी आज का प्रोग्राम ये हुआ और ये वहाँ से ये चला, वहाँ से ये चला। जो आपने बात की कि सारे सेंटरों की होती, ऐसे तो ही वो है। पूरे पीटीवी के प्रोग्राम को वो अपडेट करते थे, वो मार्क करते थे कि ये जी इस दफ़ा का ये सेंटर और इसका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा आज हम ये बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ मासूम सीरियल में ये बात करेंगे। उन्होंने ब्लड पे लिखा था। तो मैं भी बैठ गया, मैं देखने लग गया। मैंने कहा वो क्या होगा, एक गलती तो गई ना उन्हें। तो उन्होंने कहा कि 5 डॉक्टर्स का हमने एक बोर्ड बिठाया हुआ, वाह। जिसमें से 3 डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये गलत दिखाया है, 2 कह रहे हैं कि ये इतने % हो हो सकता है, सकता है। और फिर उन्होंने मेडिकल से प्रूफ किया। रेफरेंसेस दिए।
तो इज्जत बच गई। वरना मैंने प्रोड्यूसर से जाके कहा था, मैंने कहा आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, मैं अगले 4, 5, 6 एपिसोड में मैं उसको शो करूंगा कि इन्होंने ये बच्ची पाली हुई थी, इनकी थी नहीं, इसलिए ब्लड। लेकिन आप देखें कि एक लाइन के पीछे पसूड़ी पड़ गई पीछे इतने लोगों को। मगर मुझे खुशी आज हो रही है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से ये बात एक एक अब कितने लोगों को अवेयरनेस हुई होगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ऐसे ही तो ये चीज़ें अब नहीं है। इसी तरह मैंने ब्लड पे लिखना था, ब्लड पे तो मैंने पूरी रिसर्च की। अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जेल नहीं देखी थी, तो अल्लाह ना दिखाए किसी को। तो मैंने तो वो मुझसे जीएम साहब ने कहने लगे कि जी आपने मैंने कहा सर कि कितने एपिसोड लिख लिए, मैंने कहा इतने लिख लिए। तो कहने लगे तो क्यों परेशान है, मैंने कहा सर मैं जेल पे लिखना चाह रहा हूँ, एक सीक्वेंस ऐसा लिख दिया है कि जेल में गया हूँ और ये है वो है। तो कहने लगे सो, मैंने कहा मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं सेट कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा तो वो सेट लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पीए को मिलाया, करने लगे ये टेलीफोन पड़ा हुआ है, आप कीजिए। आप जुल्करनैन हैदर अमीर इमाम साहब अल्लाह गनी के रहमत कर की मग़फ़िरत करे। वो असातिज़ा में से थे। मैंने वो किया, जनरल साहब से कहा, उन्होंने कहा कि सर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप जब हुक्म करेंगे मैं गाड़ी भेज दूंगा। उन्होंने गाड़ी भेज दी, मैं चला गया, उन्होंने सारा सर्वे कराया। तो एक सुनते थे कि जी दाल और रोटी और तंदूर होता है और वो ये होता है और वो होता है। उनसे मैंने अच्छा फिर वो बैरिक्स, तो बैरिक में गया तो वो वहाँ टीवी लगा हुआ था, वो सारे पहचान गए, वो सारे बैठ के कोई बेचारा कोई शरबत दे रहा, कोई ये कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो मैं सबके लिए कुछ न कुछ वो किया, मैंने कहा इनका दिल लो। वो एक मेहनत। काल कोठरी मेरे लिए खोल दी उन्होंने। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी असला कैसे पहुंचता है और चरस कैसे पहुंचती है। कहने लगे ये सवाल फिर हम कमरे में चल के करेंगे। उन्होंने बखुदा मुझे जो जो मैंने बातें की उन्होंने खोल के बताएं। ऑनेस्टली उन्होंने ओपन कर दी। कहने लगे कि बाहर से जो माचिस की डब्बी होती है उसके अंदर चरस डालते हैं हमारे पुलिस वाले, यहाँ से नहीं जा सकता, गेट से नहीं जा सकता, उसमें वो डालते हैं और फिर वो ऊंची दीवार से वहाँ फेंकते हैं, फिर अंदर जाते हैं, अपनी तलाशी देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर वहाँ झाड़ियों में आके वो ढूंढते हैं और फिर वो चरस हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि असला, तो उन्होंने कहा कि ये इनके गांव से जो है वो डब्बे आते हैं घी के या इसके, तो वो उसमें जो है वो पॉलीथीन में करके डब करके, तो फिर मैंने वही चीज़ लिखी और वही चीज़ की। बात बेटे बताने का ये मकसद नहीं है कि कोई अपनी कोई मैं बड़ापन बता रहा हूँ। बात ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट पे आपकी स्टडी नहीं हो तो आप कलम ना उठाएं। मतलब ये मेहनत नहीं है एक्स्ट्रा, ये बेयर मिनिमम है जो काम करने के लिए ज़रूरी है। वो तीन हमें असातिज़ा ने ये कहा है कि 3 सवालों के जवाब अगर आपके पास ना हो तो आप कलम ना उठाइए। नंबर 1 क्या लिख रहे हैं, नंबर 2 किसके लिए लिख रहे हैं, नंबर 3 किस पे लिख क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख क्या तकलीफ हो गई भाई आपको, आपने टीवी क्यों चूज किया लिखने के लिए। अब इन तीनों सवालों का जवाब है कि जी ड्रामा लिख रहा हूँ, मैं टीवी का ड्रामा लिख रहा हूँ, पैसे के लिए लिख रहा हूँ, मैं इज्जत के लिए शोहरत के लिए लिख रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। सर पैसा इज्जत और शोहरत आप लोगों को भी मिली ना, आप लोग भूखे तो नहीं सोते थे जब पीटीवी में काम करते थे। तो पैसा इज्जत और शोहरत के पीछे भी जाएं, लेकिन अगर एक कंटेंट और ये कह देना कि जी लोग ये देखना चाहते हैं, ये बड़ी लेम एक्सक्यूज़ है। चलिए सर आगे चलते हैं। पीटीवी ने जहाँ बहुत बड़े कारनामे किए ना, तो म्यूज़िक पे भी किया, तो मलका पुखराज की ज़िंदगी में उनको बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया। उसमें नईम ताहिर ने बड़ी अच्छी बात की कि जिस आर्टिस्ट ने कोई 1 हफ़्ता काम किया, महीना काम किया, एक आध चीज़ दी, वो भी बड़ी रिस्पेक्टेबल है। लेकिन एक आर्टिस्ट जिसने साल काम किया, तो वो बहुत कुछ डिज़र्व करता है। सर 50 साल हो गए हैं आपको काम करते हुए, मेगार अवार्ड भी मिला। तो इस जर्नी के 50 साल के बाद क्या सोचते हैं, क्या खोया, क्या पाया? और वो अवार्ड को भी आप कुछ गर्दानते हैं, वो वाक़ई आपकी सक्सेस का पैरामीटर्स में आता है कहीं निगार अवार्ड? निगार अवार्ड नहीं, मुझे ग्रेजुएट अवार्ड भी मिला, पाकिस्तान अवार्ड भी मिला। पाकिस्तान के जितने गैर सरकारी बड़े अवार्ड्स हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुझे मिल चुके हैं। सर, मुल्तान से मेरी ताजपोशी हुई, वाह! एबटाबाद में मुझे गोल्ड मेडल दिया गया, पेशावर में मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया, इसी तरह कराची में। और मेरे पास इतने अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड पड़े हैं कि जगह नहीं अलमारियाँ है। बनवानी पड़ती हैं। एक दफ़ा मैं गया तो कराची की बात कर रहा हूँ, तो मैं गया तो वो अवार्ड्स जो मैंने सजाए हुए थे वो कोई भी नहीं था।
तो शुरू में वो अवार्ड्स होते थे ना उनके, वो नहीं होते थे, सर बाजू नहीं बाजू होते थे, नहीं वो होता मूर्तियाँ सी होती। सर। तो सिस्टर ने कहा कि अम्मी ने वो सब बंद कर दिए हैं कि जहाँ पर ये पड़ा हुआ हो वहाँ नमाज नहीं होती। फिर एक दफ़ा मैं गाड़ी अपनी इन कर रहा था तो मैंने देखा वालदा ज़मीन पे बैठी हुई थी, तो वो कोई चप्पल कोई पहनी हुई होगी, उसमें कील चुभ रहा था। तो मैं उनके सर के पास चला गया गाड़ी खड़ी करके, तो मैंने कहा ये क्या कर रही है अम्मी? तो कहने लगी ये पिन चुभ रही थी तो इसको ठोक रही। तो वो अवार्ड खासा वजनी होता है। तो मैंने कहा अम्मी ये मेरा अवार्ड है। कहने लगी ये किसे काम थे आवे। तो मेरा मकसद ये है कि शुक्र है उन लोगों का और शुक्र परवरदिगार का है कि अवार्ड से नवाजा, सरकारी अवार्ड से नवाजा, सरकारी अवार्ड से नहीं नवाजा नहीं गया ना मुझे। तो ये भी एक शुक्र की मकाम है ये एक तकलीफ दे बात है सर। और ये आपके वसासत से मैं पूछना चाहता हूँ कि हर चीज़ का कोई क्राइटेरिया बनता है ना। आप हॉलीवुड में जो ऑस्कर अवार्ड है वो आपको नंबरिंग पे नहीं मिलेगा। मतलब ये कि आपने इतने प्लेस या इतनी फिल्मों में काम किया, परफॉर्म किया, ये किया, क्वालिटी पे, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी। क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। तो अगर क्वांटिटी गिन जाए, अगर आप उस पे देते वो हैं, भी तो कम नहीं तब है भी सर। मैं मेरे 50 साल में सर तो कितना किया होगा, कौन सा सीरियल। और मैं अगर ये बोलूँ तो शायद कोई इख्तलाफ ना करे कि ये जो शोज आजकल चल रहे हैं इसमें जो गेटअप का जो वो है, ट्रेंड है वो आप मोइन भाई से शुरू होते हैं और अभी तक शायद नहीं तोड़ सका कोई भी और ना कोई तोड़ेगा। लेकिन वो एक दौड़ लगी हुई होती है कि मैं ए भी बढ़िया, मैं ए भी बढ़िया, मैं ए भी बढ़िया, मैं ए भी बढ़िया। मैं बेसिकली बेटा ड्रामे का कॉमेडियन हूँ, उस पे आने लगे हैं सर, अगला एक्टर सवाल का वही है। कॉमेडियन हूँ मैं। और जितने गेटअप मैंने किए हैं, जितनी टोन और वेरिएशन मैंने की है, मेरे सीरियल्स उठा के देख लीजिए, एक दूसरे से मैच नहीं करता हूँ। किसी में मैं 70 साल का बूढ़ा, जब मैं 15-20 साल का जवान था, खूबसूरत भी होऊंगा उस वक्त। अभी भी हैं सर। तो बहरहाल ये कि जो सदारती अवार्ड है तो अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को। अभी मैं कराची से आ रहा था तो लगेज के लिए खड़ा हुआ था, तो वो अब तो वो है ना सेल्फी 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 और ये वो बहुत ये वो, तो वो कुछ कुछ आपसे थोड़ी ज़्यादा उम्र के लड़के बच्चे, वो 8-10 थे, तो वो एक दूसरे को कह रहे थे हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा आ जाओ बेटा, कोई मसला नहीं है, मैं जब तक बैग नहीं आता मैं खड़ा हुआ हूँ, आप तस्वीर बनवा लीजिए। वो आ गए, उन्होंने एक जुमला कहा, सर। वो आपकी नज़र है, सर आपकी भी नज़र है, कि जब तस्वीर बना ली मैंने उनका थैंक्स किया, उन्होंने मेरा थैंक्स किया, तो मैंने उनसे कहा, तो वो कहने लगे कि सर आपने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की। तो मुझे लगा 1 महीने की थकावट मेरी सारी। वो जो पूरा प्रोसेस था ना पीटीवी और आप लोगों का, वो जो अब मैंने जिस सब शुरू भी किया था जिस सवाल से, और आपने तो मल्टी सेंटर कोयटा से भी प्राइमरी आपका ताल्लुक था पाकिस्तान का जैसे। कोई सेंटर ऐसा नहीं है। और चलिए पूरी दुनिया ना कीजिए, आधी दुनिया कर लीजिए। आधी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, यूरोप में और लंदन में सब जगह जा चुका हूँ। अच्छा, फिर उड़ान सीरियल जो पीटीवी का था वो मुख्तलिफ वो अमेरिका में था, लंदन में था, जहाज वाला। मेरा उसमें स्टॉक रोल था, छलावे का रोल था। तो खटमंडू और ये मिडिल ईस्ट और ये वो और कुवैत और फलाना और बहरीन और दुबई और आप तो मोहतात रहते हैं, नाम नहीं लेते, मैं वैसे ले लेता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन चले अगर कभी महविश हयात से मुलाकात हुई तो उनसे पूछेंगे सदारती अवार्ड लेने का क्या तरीका है। महविश हयात हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, मेरे साथ बहुत दोस्त भी रही कंट्रोवर्शियल हुआ उनका सदारती अवार्ड भी। मेरी 2 दफ़ा मेरे सीरियल में काम कर चुकी है, बड़ी कोऑपरेटिव, बड़ी बाअदब है। अवार्ड उनको मिल गया और मेरे जितने लोगों को अवार्ड मिला है मैं खुश हूँ। लेकिन मैं एक सवाल तो करना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी कमेटी है जो ये अवार्ड देती है और मुझसे क्या नाराज़गी है, मैं वो मुझ में क्या कमी है वो मैं कमी दूर कर दूँ। अच्छा सर, एक सख्त सवाल पे दोबारा आ रहा हूँ।
आपने खुद कहा कि यू आर अ कॉमेडियन ऑफ टेलीविजन। कॉमेडी दूसरों को हँसाना बड़ा एक बुकिश सी बात है, बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन एक तल्ख़ हकीकत ये है कि एक्टर्स में भी इसको थोड़ा-सा नीचे रखा जाता है और मुआशरे में भी थोड़ा-सा एक कि जी ये तो मज़ाहिया अदाकार है या एक तो ये तो लोगों को हँसाता है, कॉमेडियन है, इसको थोड़ा-सा एक मेन हीरो वाले से नीचे रखा जाता है। तो ये मुझे बताएँ, या ये एक्टर नहीं है, ये तो कॉमेडियन है। बहुत सी दफ़ा आप कहें ना यार फलाना एक्टर है, वो जो एक्टर नहीं है, ये तो कॉमेडियन है। तो इसका आपको कभी सामना पड़ा करना पड़ा, और या आपको आपकी क्या इस बारे में फीलिंग है? मैंने पहले गुज़ारिश की आपसे कि मैंने हीरो का भी किया, सर, मैंने नेगेटिव भी किया नेगेटिव भी किया, बिल्कुल। और मैंने हर तरह के रोल किए। आपका जो सवाल है बेटा वो है तो तिखा सवाल, सर, लेकिन उसमें ये है कि कॉमेडियन किसी सूरत भी सीरियस एक्टर से कम नहीं है, नहीं है। वो तो बल्कि ज़्यादा है उसकी हुँ, उसकी जॉब ज़्यादा है। हुँ, तो वो अब आप बहुत सारी आपकी बातें मेरे ज़हन में वो एक एक यादों की बारात आ गई है ना, सर तो वो इसीलिए तो बैठे हैं आज सर। गचड़-पचड़ हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अ, हँसते-हँसते जो बात आपको कह दी जाए ना हुँ, और वो लग जाए, सर। तो वो संजीदगी से ज़्यादा वो होती सर है। चलिए डायरेक्ट सीधा सवाल करता हूँ, कॉमेडियन का पे चेक हीरो से या बाकी उससे कम होता है? आज भी और पहले भी? नहीं, नहीं, कभी ठीक, कम नहीं हुआ, सर। कभी कम नहीं होता। हुँ, वरना मुनव्वर ज़रीफ साहब आज आपको याद नहीं रहते, हुँ, लहरी साहब आज आपको हुँ, याद नहीं रहते। बहुत सारी फ़िल्मों में वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद साहब जो हमारे उस वक़्त के हीरो थे, हुँ, वो मौजूद थे, लेकिन उनको ज़रूरत पड़ गई लहरी साहब हुँ, की, उनको ज़रूरत पड़ी मुनव्वर साहब की, उनको ज़रूरत पड़ी नन्ना साहब की, उनको ज़रूरत पड़ी। तो इसके बगैर स्वीट डिश के बगैर हुँ, दावत नहीं होती। हुँ। अच्छा सर, इसको कंटिन्यू मैंने आपको बता रहा था, हम ख्वाजा साहब से पॉडकास्ट कर रहे थे, तो बड़ी जब हम फीमेल सिंगर्स की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा जी इकबाल बानो को भी उनके बच्चे फिर गाने नहीं देते थे, नाहिद अख्तर को भी नहीं। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके बच्चे भी कहते हो कि ये प्रोफेशन आप टीवी पे आते हैं या कॉमेडी करते हैं तो ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग है, कोई ऐसी चीज़? असल में हीरोशिप तो एक आइडियल है ना, सर। हर एक के ज़हन में होता है। तो ख्वाहिश तो होती होगी बच्चों की कि वालिद साहब भी वो कॉमेडी करें। मैं जब घर से चलता हूँ ना, आजकल आप फ़िल्मों में देखते होंगे ना कि लड़की देखी और एक म्यूज़िक बजाते हैं। हे, हे, हा, हा और या हाथ टच हो गया, तो फिर वो म्यूज़िक यही चलता है। वो भी एक ही दफ़ा में देख के तो पसंद आ गई है तो। तो मैं अभी भी जब घर से गाड़ी निकालता हूँ ना, तो मेरे बैकग्राउंड में ये हे हा चल रही होती हीरो है। चल रहा ओ होता है। यस, ओ यस। तो हीरो कहानी का होता है। हीरो फिल्म में तो हमने ऑब्वियस कर लिया है कि जिसकी शादी होनी है या जिसकी शादी नहीं हो रही, वो हीरो है। कहानी का हीरो क्या होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी सर, उमर शरीफ की आपने बात की और हमारी भी जो एक आपकी मेमोरी बनती है वो उमर शरीफ साहब के साथ कुछ शोज़ की। तो एक तो उस बारे में बताएँ, और दूसरा फिर अगेन हम एक बड़ा पेट जुमला बोलते हैं जी, स्टेज का भी बड़ा ज़वाल आ गया। इसके पहले खैर बात हो चुकी है। लेकिन एक बात जो मैं लिंक अप करना चाहूँगा कि आजकल स्टेज पे फ़हाशी, फ़ौहश जुमलों में, तो मुझे ये बताएँ, जो मुझे लगता है आई मे बी रॉन्ग, कि उस वक़्त भी जिस तरह की कॉमेडी आप लोग करते थे, वो उस टाइम के लिहाज़ से थोड़ी-सी एडल्ट नहीं थी। और अभी जो है, मैं डांसेस की बात नहीं कर रहा, मैं ज़ुबानी जुमलों की और उसकी बात कर रहा हूँ। तो उमर साहब और आप लोग जब करते थे तो ज़ुबानी जुमले तो आप लोग भी इस्तेमाल करते थे। तो ये वो चीज़ कहाँ जा रही है और स्टेज आपने कम क्यों कर दी? बेटा बात यह है कि कॉमेडी की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, मुख्तलिफ शाखें हैं, 7 सुर हैं ना, खाली म्यूजिक में नहीं होते। आपका इंटरेस्ट मैंने सवालात से अंदाज़ा लगाया, आपका म्यूजिक में बहुत ज़्यादा है। तो शहनशाह मलिका पुखराज का एक मैं आपको जोक भी सुनाऊंगा, वो मुझे याद कराइएगा आप। अभी मैं कॉमेडी के बारे में बात कर रहा हूँ। 7 आसमान, 7 ज़मीन की तय, 7 सुर, रेम्बो, 7 रंग, 7 दिन में ज़मीन आसमान बने, 7 का हिंसा बड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें कॉमेडी जो पहले होती थी वो सिचुएशनल कॉमेडी होती थी।
तो आप सिचुएशन से एंजॉय कर रहे हैं, एक ये है, एक वो नहीं है, और ये दूसरा बनकर आ गया और यूं था, और वो एक फैमिली हम समझते हैं कि सिचुएशन से एंजॉय करते थे। अब हो गई है डायरेक्ट बात, बड़ा तेरा मुंह है जिਵੇਂ ਬੇਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਦੀ ਚਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बड़ा तेरा मुंह है जब, तो वो ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, ये जो है ना, ये उसी में मार कर रहे होते हैं। आपने नहीं देखा कि जो शोज चल रहे हैं उसमें 80% पंजाबी है, मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाब, मैं कोई लैंग्वेज को नहीं वो डिस्कस कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तो वो उसको उनको उर्दू दे दें तो वो फक हो जाएंगे। तो आप एक्टिंग का मतलब है अपने शख्सियत को माइनस कर दे, लैंग्वेज की स्पॉन्टेनिटी को यूज करके। हाँ, तो जब जब आपको मैंने टोन दे दिया, आपको जुमला लिख के दे दिया, तो आप उसको फिर आप उस तरह डिलीवर कीजिए। फिर एक टाइमिंग की कॉमेडी होती है, जिसके पास टाइमिंग नहीं है मैं उसको कॉमेडियन ही नहीं मानता। उमर साहब बड़े उमर साहब, रज़ाक राजू साहब, मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराड़ साहब, मस्ताना साहब, ये सारे बड़े अच्छे कॉमेडियन रहे हैं। खालिद अब्बास डार साहब हमारे बड़े सीनियर, बड़े अच्छे, बड़े उम्दा। तो जिसका म्यूजिक से ताल्लुक रहा है उसको इसमें प्लस पॉइंट होता है, मतलब जिसको म्यूजिक का सेंस है ना। हाँ हाँ, अब मैंने दो फीमेल हैं जो मेरी डायरेक्शन में काम करती रही हैं, और वो बड़ा उनका नाम है आरफा सिद्दीकी और रुबीना अशरफ की। मैं यहाँ शॉर्ट है टाइम तो मैं इसलिए मैं बात करूँगा। आरफा सिद्दीकी चूँकि सिंगिंग से ताल्लुक है, और सिंगिंग उसको भी बहुत पसंद थी, इसीलिए नज़र साहब से शादी। कमाल खातून थी वो। तो वो जब डायलॉग बोलती थी, तो अब हम रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें टोन और ली उन्होंने, जब डी आर हुई तो उसमें टोन और ली, जब सी आर हुई तो उसमें टोन और ली, जब क्या कहते हैं टेक हो रही है उसमें टोन और ली। तो मैं इन दो खवातीन के सामने बड़ा डायरेक्टर और राइटर होने के बावजूद मैं कॉन्शियस होकर काम करता था कि किस वक्त पैंतरा मार दें और किस वक्त क्या कर दें। अदाकारी में भी एक मौसीकी है। हाँ, और अगर 3 रीटेकें हैं तो तीनों में मुख्तलिफ वैरायटी मिलेगी आप, क्योंकि म्यूजिक और टाइमिंग का सेंस उनको आता था। तो माय सलूट। रुबीना अशरफ इसी तरीके से ऑड पॉज लेती हैं। अपने एक्सप्रेशन अगर कहना हो कि तुमने चाय नहीं पी, तो मैं तो यही कहूँगा तुमने चाय नहीं पी, तुमने, अच्छा ये जो बीच में गैप लिया है, इसमें अगर 2 शॉट में हैं आप तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, साथी ब्लैंक हो जाएगा। सिंगल सिंगल में तो आप वो कवर कर जाते हैं, 2 शॉट में अगर एक टेक चल रही है, उनकी खाली जगह भरी हुई से ज्यादा ब्यूटीफुल और उसको ऐसे वही एक्टिंग होती है, वही एक्टिंग है। तो आप खाली अगर नजर आ रहे हैं, सर फिर वो बात लंबी हो जाती है। लेकिन मुझे मलका पुखराज के लिए अशफाक अहमद ने कहा कि उनकी गायकी में जो खाली जगह होती हैं वो उस पेंटिंग की तरह है जिसमें रंगों से ज्यादा जो सफ़ेद कैनवस है पीछे वो खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह जो आपने बात की कि आरफा सिद्दीकी और रुबीना अशरफ जहाँ कोई चीज़ छोड़ती हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो बहुत सी हमारे हमारे यहाँ मेल भी फीमेल भी बड़ी टाइमिंग वो करते हैं। तिलक हुसैन साहब के साथ काम किया, आबिद अली साहब के साथ किया, फिरदौस जमाल साहब के साथ किया। ये सब बड़े नाम हैं, और अल्लाह इनको जो मौजूद हैं अल्लाह उनको। कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो आजकल बहुत डिस्कस भी होते हैं और बहुत पॉडकास्ट में भी लोग बात करते हैं। ये डिवीजन ठीक है कि ये एडल्ट ड्रामा है या ये फैमिली ड्रामा है? एडल्ट ड्रामा है तो जी इस पे हर बात हो सकती है, ये फैमिली ड्रामा है तो आपके ख्याल में, आपके जहन में ये चीज़ें होती थी जब आप ड्रामा करते थे स्टेज पे या टीवी में? मैंने अभी आपको बताया था कि क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो। एक राग रंग प्रोग्राम आता था, आप तो उसको पता नहीं होंगे भी या नहीं। रिपीट। हाँ, तो म्यूजिक से आपको लगा हुआ है तो मैं म्यूजिक की मिसालें दूंगा। तो वो राग रंग हमें नहीं अच्छा लगता था, वो रात को 11 बजे आता था, हमें अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमें तमीज ही नहीं थी राग रंग की। तो पक्के लोग हैं ना। तो बाद में जब जब म्यूजिक का पता चला तो पता चला कि जी ये एक दायरा है सुर का, ये उसमें यूं खेलते हैं और चले जाते हैं और लगता है कि अब ये दायरे से बाहर हो जाएंगे और नहीं होते और फिर वापस आ जाते हैं।
तो वो फिर वो जो बैठे होते हैं वाह 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 हा 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 हा, तो वो मजा लेते हैं जो जानते होते हैं। तो इसी तरह से 50 मिनट का ड्रामा है, ठीक है जी, सीरियस प्ले है, इसका सब्जेक्ट ये है, तो वो अगर सब्जेक्ट बालिग लोगों के लिए है, तो उसमें बच्चे को तो नहीं समझ में आएगी ना। तो आपने अल्फाज का जुमलों का चुनाव भी ऐसा करना है कि बच्चे को अगर बैठा हुआ भी है, आप उठा तो नहीं सकते, घर में फैमिली है ना, ये मीडियम, टीवी मीडियम फैमिली। एकेडमिक कंटेंट भी है, लेकिन वो गलाफ में लिखता हुआ ही अच्छा लगता है। अल्फाज अल्फाज का चुनाव जो है, अल्फाज की जुमले की हुर्मत होती है। तो आप हर बात कह सकते हैं, अगर बड़ों से मुखातिब हैं आप, तो अल्फाज का चुनाव वैसा रखिए, तो बच्चे को खुद भी नहीं समझ आएगा। 25 मिनट का जो स्लॉट था वो जनरल स्लॉट कहलाता था, वो बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सब जो सब देखते थे। तो ये मेरा ख्याल एक्सप्लेन हो गया। बिल्कुल। जी सर, जब एक एक्टर डायरेक्टर और राइटर बनता है, एक्टर तो आपने किसी के इशारे पे अपना करना है। बीइंग डायरेक्टर, मुझे ये बताएँ कि आपको कुछ मुश्किलात आई, और ख़ास तौर पे एक्टर्स के साथ, और फिर हमने ये भी सुना हुआ है कि डायरेक्टर्स तो एक्टर से हर अच्छी-बुरी बात भी बनवाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। आपका डायरेक्टर का सफ़र कैसा था? ख़ास तौर पे पीटीवी पे भी और प्राइवेट चैनल्स पे भी? मैंने ये सफ़र एक साथ शुरू किया। पहला प्ले मेरा जो था, वो उसमें राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी था। तो जब से सफ़र अब तक चल रहा है, लेकिन अच्छा, बहुत सारे बच्चे इंट्रोड्यूस भी कराए। तो मिसाल के मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, खामोश सीरियल एक आपने देखा होगा, फैसल कुरैशी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंट्रोड्यूस कराया। तो उनकी वालदा और वालिद दोनों मेरे दोस्तों में से थे। आफ्शा कुरैशी हमारे साथ थिएटर भी करती रही है, टीवी भी किया उन्होंने। तो जब ये बाकायदा गोद में पला हुआ बच्चा है हमारा, माशाल्लाह, अल्लाह और इज़्ज़त दे उसे। तो वो बूरगंज में शूटिंग हो रही थी, तो वो कहने लगा कि अंकल, वो कभी अंकल कहता, कभी भाईजान कहता। तो वो कहने लगा उसमें एक जगह चोट लगती है उसको, वो पागल हो जाता है। तो मैंने कहा तुमने पूछा नहीं कि कैसा पागल है? पागल की भी किस्में है ना, स्टेजेस है ना। तो कहने लगा कैसा है? तो मैंने कहा ये जब जब तो कहने लगा मैं सबसे ज़्यादा कॉन्शियस इसी चीज़ में हूँ। बाकी तो उसको पता था कि मैं सब कवर कर लूँ। तो वो मैंने कहा जब वो आएगी मैं तुम्हें बता दूँगा। अब वो जब भी बीच में टाइम मिले वो कहे, वो अंकल बताए ना वो क्या करूँगा मैं, क्या पागल बनूँगा? मैंने कहा बड़ा खूबसूरत पागल बनोगे और तुम हो ही पागल। तो वो एन्जॉय भी करता था, एहतराम भी करता था, प्यार भी करता था और सीखता भी था। और उसने अच्छा वो जगह आई, तो एक ख़ातून थी, वो नाइट उनकी करनी थी, मैंने वहाँ पर शूट तो प्लान किया हुआ था। वो पता चला वो 8-9 बजे के रात को कि वो नहीं आ रहे हैं आज, वो सुबह आएँगे। तो वो शूटिंग मैंने करनी थी लाहौर में, सेट पे। वो मैंने वहीं शिफ्ट की और मैंने सारे सीन निकाल लिए। उसमें सिर्फ़ मैं डॉक्टर होता हूँ उसमें, और ये पेशेंट होता है। तो वो 11 सीन मैंने निकाल लिया। मैंने कहा वक़्त ख़राब ना हो। तो अब वो आ गया, वो तो कहने लगा अब मुझे बताइए। मैंने कहा बेटा जो मैं सवाल करूँ तुमने वो दोहरा देना है, ये है पागल। तो पहले तो उसको समझ में नहीं आया, पर 2 मिनट सोचा उसने, फिर मैंने उसको करके बताया, कहने लगा ठीक है। अब जब मैंने टेक की, तो मैंने अपनी वजह से कट कराया कि वो इतना खूबसूरत कर रहा था। तो मैंने खामखा कह दिया, मैंने कहा लाइट ठीक नहीं है, ये है, वो है। मैंने अपने ऊपर भी नहीं लिया, वो मैंने बहाना लेके किया हुआ। अब आप कोई सवाल कीजिए वो क्या पागल था? आप भी ज़हन में होगा ना कि कोई सवाल कीजिए, कोई टेढ़ा, कोई ऐसा, जो मैं पेशेंट हूँ, आप डॉक्टर हैं और आप सच में डॉक्टर हैं। तो आप हम कुछ तो पूछते हैं आपको नशावर चीज़ तो इस्तेमाल नहीं करते? नशा, नशा करता हूँ, करता हूँ। ऊपर तरह सवाल कीजिए, किस चीज़ का नशा इस्तेमाल करते हैं? किस चीज़ का करता हूँ?
पैसे कहाँ से आते हैं उसके लिए? पैसे आते या हैं, आज तक कोई पुलिस केस बना हो? बनाओ बनाओ। तो वो उसने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है। अब उसने वक्त डाल दिया। जब मैं तो मुकाल में बोल रहा हूँ, उसको मैंने नहीं बता, लेकिन उसने क्या अच्छा किया। ये जानवर एक्टर अदरवाइज। तो मेरा मकसद है कि एक्टर तो बड़ा है ना, एक्टर तो अच्छा है, सिर्फ उसको सिर्फ बतानी थी कि सिर्फ। डायरेक्टर का काम है, तो यही मेरा आपसे सवाल भी है। तो डायरेक्शन में बड़ा अच्छा 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 एक्सपीरियंस है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्टिंग में डायरेक्शन देते हुए सीखी हैं अच्छा, दूसरे एक्टर अपने बड़ों से जी। तलत हुसैन साहब एक ड्रामे में मेरे हीरो थे। और आप डायरेक्टर थे? डायरेक्टर नहीं, मैं राइटर था। डायरेक्शन भी 80% मैंने दी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस प्ले का। तो वो उन्होंने शर्त पे की, कहने लगे कि ये इसकी शूटिंग नहीं भी होगी तो मेरे सेट पे ये होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा मैं तो वैसे ही आपको देखता हूँ, मैं सीखता हूँ। कहने लगे नहीं, बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे। फिर वो हो गया। फिर वो आके एक एक लाइन पूछते थे मुझसे, मैं घबराता था, मैं कहता था ये पाकिस्तान का दिलीप कुमार है, ये दिलीप कुमार से भी बढ़कर है हमारे लिए, तो वो हमारी जान है। तो वो एक जगह कहने लगे ये लाइन मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा जी बेहतर। कहने लगे भाई पूछ तो सही, तू राइटर है कि क्यों नहीं बोलोगे। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है। कहने पूछो तुम। मैंने कहा बताओ क्यों नहीं बोलेंगे, कि बस नहीं बोलूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा मत बोले। अब पहले तो वो कहते थे ना कि ये जब तक नहीं होगा मैं शूटिंग नहीं करूंगा। मैं उस जुमले के लिए मैंने कहा ये जुमला बोले बगैर आगे जा ही नहीं सकते, तो ये करेंगे क्या। उन्होंने, अब वो जगह आ गई, उन्होंने कैमरे को कमर टर्न कर लिया। उन्होंने 2 3 4 सेकंड का पॉज लिया, उसके बाद फिर टर्न हुए। तो मैंने देखा कि वो ये बंदा ही कोई और है। वो उस ट्रांस में चले गए जो मैं अगला जुमला दे रहा था। मैंने कहा ये क्या लोग हैं। तो वो जुमला अदा किसी और तरह से हुआ। वो किया ही नहीं उन्होंने, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बताया। विजन है ना, टेलीविजन है। तो हमें शुरू में ये सिखाया जाता था कि अगर आप टेलीविजन का ड्रामा देख रहे हैं बराबर के कमरे में, और अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं, और अगर ड्रामा पूरा समझ में आ रहा है आपको, तो ये टेलीविजन का ड्रामा नहीं है, ये रेडियो का ड्रामा। विजन है ना। There is a lot which should be आप translated. जहां मोहताज हैं जुमले के, वहां जुमला आप डालेंगे, अदरवाइज विजन है। देखिए भाई, अब हमारा तो शुरू से ही 2 टेलीफोन डाल लें, 2 टेलीफोन है, एक टेलीफोन वो आसान काम है, लाइट भी नहीं होती। एक वो एयरपोर्ट प्लेन में एक खातून बकायदा लड़ने लग गई कि आजकल के आर्टिस्ट अपाहज हैं क्या। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा खातून फ्लाइट नॉर्मल होने दें, फिर आप, मैं आपकी सीट पे आ जाता हूँ, आप मेरे पास आ जाएं तो बात कर ले, मुझे समझ नहीं आ रही। वो आ गई। मैंने पूछा था कि आजकल के आर्टिस्ट अपाहज है। मैंने कहा क्या मतलब। कहती है बैठे बैठे सारा ड्रामा खत्म हो जाता है। अब बैठे बैठे सारा ड्रामा, उन्होंने तो अपने अल्फाज में कह दिया ना, बैठे बैठे ड्रामा क्यों खत्म होता है कि एक कैमरा ये लगा हुआ, एक कैमरा ये लगा हुआ, तो बोलते चल जाए। अब लाइट तो हुई भी है ना। अब जब एक्टिंग करेंगे आप, जब डायरेक्शन देंगे आप, तो मैं मूव दूंगा आपको, और बिला वजह मूव देने वाला भी डायरेक्टर बेवकूफ़ है। वो तो है। तो कोई रीज़न बनेगी मूव की रीज़न बनेगी, तो प्लेस की रीज़न भी बनेगी। प्लेस की रीज़न बनेगी तो लाइटिंग भी उसी तरह से होगी। तो वहाँ शेड आएगा तो वो शेड वो निकालता रहेगा बेचारा। 50 मिनट में हर चीज का एक वैलिड रीजन है, एक बैकग्राउंड। जी। तो अब आसान हो गया है ना, तो वो बैठे बैठे वो कर लेते हैं बस वो। चलिए सर, अब दोबारा थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे जा रहे हैं। अगेन ये सवाल सऊदीया से आया है रिगार्डिंग हकीकत। 25 साल पहले एक बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ये कहाँ से ख्याल आया कि इन लोगों को डराना भी चाहिए? और हाउ डिड यू प्लान अ हॉरर सीरियल 25 years ago? क्या रिसोर्सेज थे और क्या, वो एक बात बताएं मेरी कोशिश होती है कि आप म्यूज़िक के आदमी हैं, सर।
मेरी कोशिश होती है कि ऑफ बीट मैं काम करूं। वक्रा काम। मेरा एक कैच वर्ड था, अपना तो स्टाइल ही अलग है बाबू। मंडी सीरियल में सही। अपना जो स्टाइल ही अलग है बाबू। मेरी ये वो ठंडे का ख्याल, मैं तो साइकियाट्रिस्ट हूँ ना, मैं देखता हूँ आपके अपने सबकॉन्शियस में क्या होगा, ये ख्याल कहाँ से आया? मैं ऑफ बीट करना चाह रहा हूँ। मैं देखता हूँ चैनल, मुख्तलिफ ड्रामे देखता हूँ, लोगों के देखता रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो हो रहा है वो ना हो, कुछ और हो। उसमें रिस्क भी होता है और उसमें उतने ही, मतलब आप रिबाउंड अगर आप मारेंगे दीवार पे तो बॉल उसी। फ्लॉप हुआ तो सुपर फ्लॉप है, हिट हो गया तो आप छा गए। दरमियान का रास्ता नहीं। तो मेरी कोशिश थी कि हॉरर को किसी ने टच नहीं किया, हॉरर ट्राई किया जाए। वेस्ट में तो बहुत हो रहा था जाहिर। वेस्ट में तो क्या नहीं हो रहा। रिसोर्सेज ही तो बहुत। वो एक ख्याल आया। और मज़े की बात यह है कि ये बना के बेचा गया, इतना बड़ा रिस्क लिया था। पीटीवी ने स्पॉन्सर नहीं किया था आप? नहीं, पीटीवी का था ही नहीं वो। सॉरी, ये तो प्राइवेट चैनल्स, प्राइवेट। पहले किसी ने फंड नहीं दिया, आपने फंड नहीं नो नो नो। और उस वक्त पीटीवी पे ऑन एयर टाइम लिया। परचेज करते थे हमारे वही लोग हैं अब भी। तो उन्होंने, मैंने चंक्स में से प्रोमो या टीज़र कोई नहीं बनाता। तो मेरा बीच में एक लंदन का टूर आ गया, तो वो मैं उसके लिए जाने लगा, तो वो मैंने उसको में से एडिटर बैठा हुआ था, मैंने कहा यार थोड़ा सा जोड़ को तो कुछ बना लेते हैं, वो बना लिया। वो मैं ले गया, वो ले गया, तो वो जो कहने लगे "ये क्या है?" तो मैंने कहा ये तो मैं लंदन लेके जा रहा हूँ अपने दोस्त के लिए। तो मैंने लगे, वो देखा, उन्होंने कहा ये तो किसी को नहीं देने देंगे, ये तो हम नहीं लेना। उन्होंने लिया। फिर मेरे जहन में ये था कि वो जो एक तरीका है कि 7 या 13 या वो, उन्होंने कहा कि इसको नहीं रोकना आपने। वो अनडिसाइडेड चलता रहा, वो 40 हुआ, वो फलाना हुआ। तो बहरहाल अल्लाह परवरदिगार ने इज़्ज़त रख ली और वो हुआ। और अल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है। लोग अब डर गए। बच्चे सक्सेस। बच्चे डर गए, बच्चे, लोग तो नहीं डरे, बच्चे डरे। सिर्फ और उसमें कुछ बड़े अच्छे एक्टर्स, जैसे एक मुकद्दस जी, थी, वो दोबारा हमें, या वो आप भी उनको दोबारा नहीं? हमारे जो आर्टिस्ट थे उसमें भी थे, उनको टीवी से मैं फिल्म से मैं लाया रिक्वेस्ट करके, टीवी मैंने कराया हुमायूं कुरैशी साहब से। वो उनकी सगी बेटी थी। अच्छा। लंदन में हम जब गए थे तो वो मेरे साथ थे, उस वक्त मैं इसको लिख रहा था। तो मुख्तलिफ, आप फारिग होते हैं तो कुछ लिख रहे होते हैं, तो क्लिप्स उसके आते रहते हैं। तो मैं प्लेन में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में था, तो मैं इसको देखता था, तो कैरेक्टर लिख रहा था, तो फिर मैंने इसके साथ दोस्ती की। दोस्ती करके उसको इतना फ्रैंक कर लिया कि फिर वो अपने रूम में होते थे, उनकी मिसेज़ भी थी, भाभी हमारी। तो वो कहते थे कि ये खाना नहीं खा रही है, आपने नहीं लेना इसको ड्रामे में। तो वो फिर वो कहती थी जो, नहीं नहीं अंकल, मैं खाना खा रही हूँ, या वो सो नहीं रही। तो फिर वो, तो इतनी फ्रैंकनेस हो गई। फिर उसको मैंने परमिशन ली, वो पठान फैमिली से हैं माशाल्लाह। तो मैंने हुमायूं साहब से कहा, तो उसने कहा मेरी तरफ से तो इजाज़त है, मुझे तो पता। मैंने कहा आप भी तो काम कर रहे हैं इसमें, तो कोई ऐसा वो नहीं है। कहने लगे इसके दादा से पूछ लो। दादा साहब, मैंने जाके रिक्वेस्ट की, तो उनके वाले साहब ने कहा कि आप तो चाचा हो इसके, आप तो उसके बाद उसको उस ज़माने में 10 लाख का एक, अब मैं उस खातून का नाम नहीं ले सकता, हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके मियाँ एडवर्टाइज़र हैं। उन्होंने कोई टॉफ़ी शॉफ़ी बच्चों की चॉकलेट वगैरह में उसको उस वक्त हॉट केक था मुकद्दस। तो उन्होंने उनको ऑफ़र की कि जी हम 10 लाख रुपया देते हैं, आप कमर्शियल कर दें 1 मिनट का। ओ काका, नहीं तो काका जुल्कनैन को क्यों इजाज़त दी? कहने लगे वो तो चाचा है। फिर चाचा उनको किसी और ड्रामे में भी ले आते हैं ना, शी वाज वेरी मेरे ख्याल में उसका एक ड्रामा जो है वो 100 ड्रामों से बेहतर है। तो वो इमेज के, अभी वो माशाल्लाह उसने ग्रेजुएशन कर ली है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अल्लाह उसको खुश रखे, मेरी सगी बेटियों की तरह है। और बहुत प्यार किया, बहुत वो किया, और बड़ी लाड की। यानी जो हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट होता है ना, यानी आप अगर समझ लीजिए कि आजकल जिसको भी आप कह लें, उसको बुक करने से मतलब ज़्यादा तकलीफ उससे थी। मैंने आइसक्रीम खानी है, आप बूरबन में हैं,
तो मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने कहा भाई आइसक्रीम का इंतज़ाम करो, मैंने ये करना है। तो मैंने कहा था कि ये तो एक गाड़ी स्टैंड बाय रखो। तो वो इस तरह उसकी लाड़ियाँ की। फिर एक में वो था कि उसको रस्सियों से बांधना था। अब मैंने अपने असिस्टेंट से, 2-3 असिस्टेंट थे, उनसे कहा था, मैंने कहा उसके सामने ना जिक्र करना कि तुम्हारे हाथ पैर बांधेंगे, वो डर जाएगी बच्ची। बच्ची थी वो। मैंने कहा मैं एन मौके पे मैं खुद ही उसको बांध लूँगा और मैं इतनी देर में कैमरामैन को स्टैंड बाय रेडी करूँगा, सिर्फ 2 शॉट चाहिए, बाकी उसके बाद फिर उसका क्लोज ले लूँगा। तो कुछ चीटिंग्स भी होती है ना। वो आया तो वो आके कहने लगा यार लो जी रस्सी बनोस। तो मैं देखने लगा, मैंने कहा ओ वो डर गई, वो सहम गई। वो 2 घंटे लगे उसको मनाने में। फिर मैंने फेंक दी रस्सी, मैंने कहा रस्सी वस्सी कुछ भी नहीं है, वो बगैर उसके किया। तो ये जानवर के साथ और बच्चे के साथ परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि किस वक्त क्या कर जाए। सर वो मलका पुखराज वाला लतीफ़ा कैसे था? मलका पुखराज वाला लतीफ़ा ये था, आपने दोनों के नाम लिए, शहनशाह नवाब हुआ करते थे, म्यूज़िक का प्रोग्राम करते थे। वो अपने प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो कहने लगे कि अब किसको बुलाएं, ये हुआ है। तो उन्होंने कहा मलका को बुला लीजिए, पुखराज को बुला लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नंबर दो, नंबर दिया, उन्होंने नंबर मिलाया। तो वहाँ से उनको क्या पता, वो तो उस वक्त तो ये तो नहीं होता था कि कौन कर रहा है। उनका हेलो, कौन बोल रहा है? उनका मैं मलका बोल रही हूँ। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि हम शहनशाह बोल रहे हैं। उनका बकवास बंद करो। उन्होंने फ़ोन पटक दिया। उनका कोई बदतमीज आदमी है, तंग कर रहा। अब हालांकि दोनों के नाम थे, तो ये बात एक याद आई, फिर मैंने कहा वो भी आपकी नज़र कर दूं। बड़ा एक हमारा ये तो रिच पास्ट है जो हम आज रिवाइव कर रहे हैं। अच्छा सर, अब आखिरी बात ये है कि आप राइटर भी हैं, जी। एक्टर भी हैं। वो जो हम अक्सर एक अगेन घिसा पिटा जुमला है कि जो राइटर है वो माशरे का अक्कास और नब्बाज होता है। खास तौर पे वो राइटर जो ड्रामा की तरफ होता है जिसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, एक अफसाना निगार, नॉवल निगार की तो सिमट गई। आप क्या देखते हैं कि ये जो हम हर वक्त रोते पीटते रहते हैं, मुआशरा तनज़ली का शिकार हो गया, यंग जनरेशन ख़राब हो गई, ये कोई तनज़ली है जो यूं जाती जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है, या ये कोई गोल चक्कर है बीइंग एक राइटर और माशरे को एक हसास इंसान की तरफ से? तो ये क्या चल रहा है और वाकई कोई तनज़ली है, और अगर तनज़ली है तो उसका क्या एंड है, कहाँ रुकेगी? बेटा इसका जवाब बड़ा तल्ख है, और चूंकि आप वाइंड अप कर रहे हैं, तो वो वाइंड अप तो को हंसी 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 मजाक में ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग है, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन हम इतनी पस्ती में चले गए हैं कि अब वापसी हमारी नामुमकिन हो गई है, जो मुझे लग रहा है। यानी कि हम इस हद तक चले गए हैं कि एक पाव खालिस दूध आप मुझे ला कर दे दो कहीं से, और ये मैं और आप ही हैं। मैं और आप वर्दी पहन लेंगे तो हम सिपाही हैं, हम पुलिस में हैं, हम कस्टम में हैं, हम माइक के सामने खड़े होते हैं और सामने क्राउड है तो हम लीडर हैं, हम अच्छा हम टीवी प्रोड्यूसर हैं। इवन देन हमारा शो ऐसा था जिसमें पर्ची नहीं चल सकती थी, इसमें भी पर्ची चल रही है। अवार्ड का तो मैंने कह ही दिया आपको। तो अब आप किस किस चीज़ पे रोएंगे? और फिर आप टीवी खोलते हैं तो हर बंदे ने दुकान खोली हुई है, वो 9 बजे आ जाते हैं, वो 7 बजे आ जाते हैं, वो आके वो है। बताने के लिए कि हम कितने बुरे हालों का शिकार हैं। हाँ, तो वो 2 इधर रखे हुए हैं, 2 उधर रखे हुए हैं, वो रखते ही इसलिए कि ये दोनों मुखालिफ हों और मैं लड़वाऊँ, और फिर वो हाँ जी, तो वो रेटिंग मिले और वो सारा कुछ हो, और फिर आखिर में फिर वो हो जाए। कभी आपने कभी महसूस किया कि इनसे पूछो तो सही भी इनको कौन चला रहा है? फिर आप हमारे जो प्रोग्राम जो हम शुरू में लिखते थे उसमें सेंसर होता था, कमेटी एक होती थी, तो कमेटी में मैं अब पूछता हूँ, वो बड़ी इज्जत करते हैं, तो मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कमेटी में कौन लोग हैं? वो कहते हैं सर वो कमेटी है, वो बताने के लिए इजाज़त नहीं है। तो मैंने कहा मुझे ये बताइए, उसमें अशफाक साहब हैं, उसमें बानो आपा हैं, उसमें वजिया हैं, उसमें नूरुल हुदा शाह हैं, उसमें
असगर नदीम सैयद साहब हैं, उसमें अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, उसमें अतर शाह खान साहब हैं, अनवर मकसूद साहब हैं, उसमें कौन है? तो जो ड्रामा जानता है वही सेंसर करेगा ना। तो उनकी अपनी एजुकेशन क्या है, उन्होंने क्या देखा हुआ है, और मैं किस सब्जेक्ट पे लिख के जा रहा हूँ, उसमें स्टडी है उनकी नहीं है, क्या नहीं है क्या नहीं, तो उसका जवाब नहीं है बेटा। तो वो ये बातें मैं अब खुल के, वो तो मेरे वालिद साहब कहते हैं रॉन्ग मैन एट राइट प्लेस। यस। जैसे वो आपने पूछा ना कौन चला रहा है, तो वो कौन चला रहा है के जवाब में एक अनदेखा खुदा है, सारा हम उस पे डाल देते हैं। हमने एक और काम किया हुआ है कि पहले ये कहा जाता था कि ये राइट बंदा जब राइट सीट पे बैठे, तो सीट से जो है ये गलत सीट पे बैठ गया। इन्होंने सीटें ही उठा के ऊपर से नीचे कर ली कि यार इतनी कौन तकलीफ करे, और सीटें ही थल्ले ले आओ। तो हाँ, तो किसे ही ख़त्म हो गया। तो हम एंड करते हैं लाइव नोट पे। कोई उमर शरीफ हमारे बहुत बड़े लेजेंड थे और आपके साथ उनका बड़ा एक दोस्ती भी थी, कोई लाइटर नोट पे उनका कोई वाकया और उस पे हम एंड करेंगे। उमर शरीफ के बहुत से वाक़यात हैं, और जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं वो हम ऑन एयर सुना नहीं सकते। लेकिन उमर शरीफ साहब जो है वो एक कमाल थे। मैं क्या छोटा सा लतीफ़ा सुनाऊँ? मोइन भाई का एक सुना देता हूँ, उमर शरीफ साहब का भी सुना देता हूँ, दोनों का सुना देता हूँ जो आपको अच्छा लगे। मोइन भाई एक प्रोग्राम में कंपेयरिंग कर रहे थे, उस वक्त हम नए नए थे, तो मोइन भाई छाए हुए थे। मोइन भाई तो क्रिकेटर्स भी थे, ईद का शो था, क्रिकेटर्स भी थे, फनकार भी थे, एक लंबी लाइन थी। तो कंपेयर पे होता है ना, उससे नहीं सवाल किया, उससे नहीं सवाल किया, वो ना रह जाए, वो ना रह जाए, और हर आदमी जवाब देता है, बड़े बड़े लंबे लंबे जवाब देते। तो मेरे पास आया, मुझे पता था, अब मेरे साथ तो थिएटर भी करते थे, मेरे दोस्त भी थे, कहने लगे जुल्करनैन शॉर्टेस्ट लतीफ़ा सुनाओ। अब उसमें दो बातें थी कि तुम्हारी मतलब तुमसे सवाल भी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा और शॉर्टेस्ट तुम्हारा इम्तिहान भी है। मैंने कहा एक मक्खी और मक्खा कॉफ़ी पीने के लिए चले गए, तो वापसी में आने लगे तो बारिश हो गई। तो उसने कहा क्या ख्याल है बेगम, पैदल चलें या कुत्ता कर लें? तो उन्होंने उस वक्त मुझे 100 रुपये का इनाम दिया था। अब पता नहीं आपको इस वक्त अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बहरहाल उमर शरीफ साहब तो वो करते थे कि उनकी डेथ पे मुझे ये कितने अरसे तक ये रहा कि अभी यहाँ से आएगा खाएगा, देखा कैसा बेवकूफ़ बना है। वो इतना इतना वो जॉली था। और तो मैं आया था इस्लामाबाद, इसकी ये इलेक्शन हो रहा था एक, तो इलेक्शन तो हमारे रोज़ ही होते हैं ना, उस वक्त भी एक इलेक्शन हो रहा था, तो स्किट्स करने के लिए मैं आया था, तो ये फेस्टिवल कर रहा था। तो मुझसे कहने लगा तुम आए हुए तो एक एंट्री कर दो, मैं फेस्टिवल कर रहा हूँ तो एक दिन में। मैंने कहा जब कहोगे मैं कर दूंगा। मैंने परमिशन करके मैंने कर दिए। तो मैंने कहा जब मैं पर्दा उठाऊंगा तो वो सफ़ा कर देना, मैं अपनी एंट्री कर दूंगा, मैं चला जाऊंगा। कहने लगा ठीक है। और मैं आया, मैंने आपकी एंट्री की, वो आजकल वायरल भी है, वो क्लिक हो गई। तो मेरा ख्याल गल नहीं समझे, उसमें मैं मेरा तकिया कड़ा में वो हिट हो गई। तो वो कहने लगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बताओ, दूसरे दिन फिर वो 8 बजे तो फ़ोन आ गया कि आ नहीं रहा तुम। मैंने कहा तो आपने एक दिन के लिए कहा था, मैं आ गया था। कहने लगे नहीं यार वो कल वीडियो ख़राब हो गई, कल कैमरे में गड़बड़ हो गई तो वो नहीं है। मैंने फिर प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की, उसने मुझे गाड़ी दी, मैं फिर आया। मैंने आके तो मैंने एंट्री दी, तो मैंने देखा तो हॉल में कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कैमरा नहीं। तो मैं देख के तो अब वो हंस रहा है, उसको पता था कि सवाल तो करेगा। तो जब जब एंट्री तो की मैंने, तो एंट्री करके मैं विंग में आया, मैंने कहा ये क्या किया? कहने लगा यार वो पब्लिक को इतना नोटिस हो गया था कि आज हाउस पैक हो गया। तो मैंने कहा कि ये अगर नहीं आया तो फिर ठीक हो गया। तो बहरहाल तो उनके बड़े बड़े सारे जोक्स है। वो तो किसी दिन आप ख़ास प्रोग्राम रखें तो फिर उमर शरीफ साहब और मोइन साहब की या कॉमेडियंस की बातें होंगी। वो बिल्कुल हम एक इंशाल्लाह इस पे प्लान करेंगे कि कॉमेडी के लेजेंड्स को आपके साथ आप समेत जी जितने भी जी, लेजेंड्स हैं रिवाइव करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और
एक सवाल मैं आखिरी में करूँ, अगर 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 होगा तो लगा दीजिएगा, वरना अच्छा लगे। वरना मिटा दीजिएगा। हम ऐसे काम नहीं करते। आप इतना वक्त मेरे साथ अभी थोड़ा सा गुजारा, तो आपकी नज़र में आपने क्या महसूस किया एज डॉक्टर? मैं क्वेश्चन करूँ, एज ए साइकाइट्रिस्ट साइकेट्रिस्ट। आपके बारे में। जी। सर एक तो ये है कि मेरा एक दोस्त था, जब मैंने साइकाइट्री का आने का फैसला किया, वो डेंटल सर्जन, उसने कहा मैं आप तुमसे दोस्ती छोड़ दूंगा। मैंने कहा क्यों? देखिए जब तुम साइकाइट्रिस्ट बन जाओगे फिर तुम हर बंदे को एसेस किया करोगे कि यार ये ठीक है खराब है, फिर तो जब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं कॉन्शियस ही रहूंगा कि मेरी किस बात से तुम क्या मतलब ले लो। इसलिए मैं जब क्लिनिक में होता हूँ तो मैं साइकाइट्रिस्ट होता हूँ, मैं ज़रूर लोगों को प्रॉपरली एसेस कर रहा होता हूँ। फीस लेना चाह रहे हैं, फीस लेना चाह रहे हैं, डायरेक्ट कहा नहीं है कि वहाँ आओ तो हॉस्पिटल में। आपके बारे में जो मैंने earlier कहा भी कि जो कोई अनकॉन्शियस मोटिव जो शायद आपको भी ना पता हो, कि जब डिफरेंट करना है तो हॉरर ही क्यों करना है, डिफरेंट करना है तो कॉमेडी क्यों करनी है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अगर मैं एक साइकाइट्रिस्ट के तौर पे कभी आपके साथ बैठूं तो फिर मैं उसको ज़रूर एक्सप्लोर करूंगा कि वो एक मोटिवेशन क्या थी हॉरर करने के पीछे, वो एक मोटिवेशन क्या थी कॉमेडी के पीछे, तो तब सर बात होगी फीस लेके। बहरहाल आपका पता नहीं कितना टाइम है, लेकिन मैं शायरी पे भी करना चाह रहा था बात, और मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम का भी आपको बताना चाह रहा था कि अब जो मैं कर रहा हूँ उसका नाम यकीन है, और वो हॉरर से भी 6-7 स्टेप आगे है। उसका क्या है, लास्ट बात हम करते हैं बिल्कुल। ये मुझसे तौसीक ने भी सवाल किया था ऑन एयर, यकीन, तो कहता कि यकीन क्या होता है। मैंने कहा एक मरासी जा रहा था जंगल में, वो तो पैर स्लिप हो गया, तो डूंगी खाई, वो स्लिप हुआ, वो उसमें गिरा, तो रास्ते में एक डाली आ गई, वो लटक गया। वो मरासी थल्ले देखे तो वो सांस भी ऊपर जा नहीं सके। उसने सदा लगाई, है कोई जड़ा मैनू बचावे, तो गैब से आवाज आई, हाँ हम हैं, छोड़ दो तुम्हें कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कौन? फिर गैब से आवाज आई, पहाड़ों में आवाज गूंजी कि हम हैं कुदरत, छोड़ दो हाथ तुम्हें कुछ नहीं होता। मरासी कहता होर कोई है? तो ये हालत तौसीक की थी, यकीन कामिल है उसका। फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट बात होगी तो वो होगा। तो ये बड़ी जो सर ने आखिरी बात की ना, हम तो ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की बात करते हैं कि और कोई है, हाँ। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, इस पे हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका और आपकी टीम का सबका बहुत शुक्रिया। आपके कैमरामैन माशाल्लाह बड़े ज़हीन और यंग बच्चे, लव यू ऑल ऑफ यू। और देखने सुनने वालों को बहुत शुक्रिया कि मुझे इस चैनल पे भी आपने देखा, पसंद किया। आपकी मेहरबानी। फ़ी अमान अल्लाह।